My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है. आई हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस. डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे in this class, under this video, in this video, we will study about the types of correlation. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत सहसंबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि सहसंबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं या कोरिलेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं सहसंबंध के. तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए. इससे पहले आप सभी लोगों में से जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको समय से और आसानी से उपलब्ध हो जाएं और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, आपके अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए. इसके लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन. चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध के प्रकार. प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी जो द्विचरी वितरण होता है तो द्विचरण वितरण की कई परिस्थितियां हो सकती हैं, इसलिए सहसंबंध के भी कई प्रकार होते हैं. द्विचरी वितरण से दोस्तों अभिप्राय है हमारा कि जहां पर दो चर हों, दो वेरिएबल हों, तो जब दो वेरिएबल होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेटा का, वहां पे कई सिचुएशंस आती हैं, कई परिस्थितियां आती हैं और उस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उस जो द्विचरी वितरण होता है उसके अकॉर्डिंग जो है कई प्रकार के कोरिलेशन या सहसंबंध हो सकते हैं. सांख्यिकी विशेषज्ञों ने मुख्य रूप से दो प्रकार के सहसंबंध बतलाए हैं. फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव कोरिलेशन या गुणात्मक सहसंबंध जिसे हम लोग कहते हैं, और सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव कोरिलेशन या मात्रात्मक सहसंबंध. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सहसंबंध के प्रकार हैं यदि हम इसको दो मुख्य भागों में विभाजित करें, दो मुख्य प्रकारों में विभाजित करें, तो पहला है क्वालिटेटिव कोरिलेशन या गुणात्मक सहसंबंध और दूसरा है क्वांटिटेटिव कोरिलेशन या मात्रात्मक सहसंबंध. अब चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि क्वालिटेटिव कोरिलेशन या गुणात्मक सहसंबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं. तो प्रिय विद्यार्थियों, जब दो चरों में सहसंबंध को किसी विशेष गुण जैसे सीधी रेखा या वक्री रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे गुणात्मक सहसंबंध या क्वालिटेटिव कोरिलेशन कहते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, जो क्वालिटेटिव कोरिलेशन है इसकी विशेषता है कि यहाँ पे जो दो चरों के बीच का जो ग्राफ बनता है वो किसी एक सीधी रेखा द्वारा या किसी वक्री रेखा के द्वारा उसको हम व्यक्त कर सकते हैं. और प्रिय विद्यार्थियों, जब जो है हम सहसंबंध के गुणों को या उसके दो चरों के बीच में बनने वाले संबंध को हम जो है किसी सीधी रेखा या वक्री रेखा द्वारा ग्राफ द्वारा हम व्यक्त कर सकें तो ऐसे सहसंबंध को हम लोग गुणात्मक सहसंबंध कहते हैं. अर्थात जब दो चरों में सहसंबंध को किसी विशेष गुण जैसे सीधी रेखा या वक्री रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्वालिटेटिव कोरिलेशन या गुणात्मक सहसंबंध कहते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, ये जो गुणात्मक सहसंबंध या क्वालिटेटिव कोरिलेशन होता है यह भी दो प्रकार का होता है. द फर्स्ट वन इज लीनियर कोरिलेशन या रेखीय सहसंबंध एंड द सेकेंड वन इज कर्वीलीनियर कोरिलेशन या नॉन लीनियर कोरिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में वक्र रेखी सहसंबंध या अरेखी सहसंबंध कहते हैं. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो
क्वालिटेटिव कोरिलेशन या गुणात्मक सहसंबंध होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। पहला लीनियर कोरिलेशन या रेखीय सहसंबंध और दूसरा कर्वीलीनियर कोरिलेशन या नॉन लीनियर कोरिलेशन, दैट इज वक्र रेखी या अरेखीय सहसंबंध। तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर कोरिलेशन या रेखीय सहसंबंध क्या होता है, किससे हम लोग रेखीय सहसंबंध कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब दो चरों के सहसंबंध को एक सीधी रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वह सहसंबंध रेखीय सहसंबंध कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां ध्यान देना है कि कह रहा है कि जब दो चरों के बीच के सहसंबंध को हम सीधी रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वह संबंध क्या होता है, वह संबंध एक रेखीय सहसंबंध या लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देख लें, यदि व्यक्ति की ऊंचाई तथा व्यक्ति के भार के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो वह जो है संबंध देखा जाए तो वह संबंध जो है एक लीनियर कोरिलेशन या रेखीय सहसंबंध होगा। अर्थात व्यक्ति की ऊंचाई तथा भार के बीच में जो सहसंबंध होता है वह एक रेखीय सहसंबंध होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रिय विद्यार्थियों जैसे जैसे व्यक्ति का भार बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे शरीर का भार भी बढ़ता जाता है। जब शरीर का भार और ऊंचाई एक साथ बढ़ती जाती हैं तो इस प्रकार का जो सहसंबंध होता है, इस प्रकार के सहसंबंध को हम लोग लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में देखिए, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है ये हाइट को दिखा रही है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वेट का या वजन को दिखा रही है। और कहा जा रहा है कि व्यक्ति की ऊंचाई और भार के बीच में संबंध, जैसे जैसे व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ रही है और वैसे वैसे शरीर का भार भी बढ़ता जाता है। और इसके बीच में जो ग्राफ बन रहा है वह एक सीधी रेखा बन रही है, और जो जब चूंकि यह सीधी रेखा बन रही है इसीलिए हम लोग एक रेखीय सहसंबंध कह रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब दो चरों के बीच एक सीधी रेखा के द्वारा सहसंबंध व्यक्त हो तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम लोग रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण है जैसे व्यक्ति की ऊंचाई और भार में सहसंबंध, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे व्यक्ति की ऊंचाई या हाइट बढ़ती है वैसे वैसे उसके शरीर का वजन या वेट भी बढ़ता है। और उन दोनों चरों के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वह एक सीधा एक लीनियर ग्राफ आता है, एक सीधा या रेखीय ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए इसे हम लोग लीनियर कोरिलेशन या रेखीय सहसंबंध कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वन इज कर्वीलीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन, वक्र रेखी या अरेखीय सहसंबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब दो चरों के सहसंबंध को टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा या वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वह सहसंबंध वक्र रेखी या अरेखीय सहसंबंध कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है कि दो चरों के बीच जो सहसंबंध होता है उसको हम लोग टेढ़ी मेढ़ी रेखा या कर्वीलीनियर या वक्र के द्वारा, कर्व के द्वारा व्यक्त करते हैं। और जब ऐसा कंडीशन होता है जहां पर दो चरों के बीच के सहसंबंध को कर्व के द्वारा, वक्र के द्वारा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार का सहसंबंध कर्वीलीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन अर्थात वक्र रेखी या अरेखीय सहसंबंध कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक इसका उदाहरण हम लोग देखें तो जैसे अभ्यास तथा अधिगम के बीच में जो सहसंबंध होता है, अर्थात अधिगम की मात्रा तथा अभ्यास के बीच में जो सहसंबंध होता है, इस सहसंबंध जो है एक वक्र रेखी या अरेखीय प्रकार का सहसंबंध होता है। क्योंकि विद्यार्थियों, एक सीमा तक अभ्यास के साथ साथ सीखने की मात्रा भी बढ़ती जाती है, परंतु उसके बाद भी अभ्यास करते रहने पर सीखने की मात्रा में बढ़ोतरी न होकर कुछ कमी आ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जो एक्सरसाइज है अर्थात जो अभ्यास है और उसी के साथ साथ जो अधिगम की मात्रा है, सीखने की मात्रा है, इन दोनों के बीच जो सहसंबंध होता है वह एक अरेखीय सहसंबंध होता है। क्योंकि प्रारंभ में जैसे जैसे प्रैक्टिस या एक्सरसाइज या अभ्यास बढ़ता है तो सीखने की मात्रा या अधिगम की मात्रा बढ़ती जाती है, परंतु कुछ समय के उपरांत अभ्यास के बढ़ने पर भी जो लर्निंग होता है वो घटने लगता है। जहाँ पे लर्निंग का पठार आ जाता है, अधिगम का पठार आ जाता है, वहाँ पे रुक जाती है या फिर कम होने लगती है। तो यह जो सहसंबंध होता है यह सहसंबंध अरेखीय वक्र रेखीय सहसंबंध होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्राफ के द्वारा देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में अभ्यास है
और वर्टिकल लाइन में सीखने की मात्रा है। अब देखिए कि जैसे जैसे अभ्यास बढ़ रहा है वैसे वैसे सीखने की मात्रा बढ़ रही है, अर्थात लर्निंग जो है बढ़ रहा है, अधिगम की मात्रा बढ़ रही है। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर कि अधिगम की मात्रा रुक जा रही है। हमारा अभ्यास तो बढ़ रहा है लेकिन अधिगम नहीं बढ़ रहा है। जब अधिगम नहीं बढ़ रहा है, अभ्यास बढ़ रहा है और कुछ समय बाद हम देख रहे हैं कि अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ अधिगम में कमी हो रही है, तो इस प्रकार का जो ग्राफ है वो दिखा रहा है कि जो अभ्यास पहले तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ रहा है वैसे वैसे अधिगम की मात्रा बढ़ रही है, परंतु कुछ समय के पश्चात अभ्यास के बढ़ने पर भी अधिगम जो है रुक जा रही है और बाद में जो है अधिगम की मात्रा घटने लग रही है। अर्थात एक सीमा तक अभ्यास के साथ साथ सीखने की मात्रा तो बढ़ रही है, परंतु उसके बाद भी अभ्यास करते रहने पर सीखने की मात्रा में बढ़ोतरी न होकर के कुछ कमी आ जा रही है। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है प्रिय विद्यार्थियों, वह सहसंबंध वक्र रेखी या अरेखी सहसंबंध होता है, जहां पर हम वक्र के द्वारा, कर्व के द्वारा दो चरों के बीच के सहसंबंध को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक तो हम लोगों ने क्वालिटेटिव कोरिलेशन या गुणात्मक सहसंबंध के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटेटिव कोरिलेशन या मात्रात्मक सहसंबंध या जिसको हम लोग परिमाणात्मक सहसंबंध कहते हैं, वह क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब दो चरों के मध्य सहसंबंध को संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उससे हम लोग परिमाणात्मक सहसंबंध कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव कोरिलेशन है उसके अभिप्राय है कि दो चरों के बीच के सहसंबंध को किसी संख्या के द्वारा व्यक्त करना। जब हम संख्या के द्वारा दो चरों के बीच के सहसंबंध को व्यक्त करते हैं तो ऐसे सहसंबंध को हम लोग क्वांटिटेटिव कोरिलेशन या मात्रात्मक सहसंबंध या परिमाणात्मक सहसंबंध कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो क्वांटिटेटिव कोरिलेशन होता है यह भी तीन प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। द फर्स्ट वन पॉजिटिव कोरिलेशन या धनात्मक सहसंबंध, द सेकंड वन निगेटिव कोरिलेशन या ऋणात्मक सहसंबंध, और जो तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जीरो कोरिलेशन या शून्य सहसंबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्वांटिटेटिव कोरिलेशन भी तीन प्रकार का होता है, मात्रात्मक सहसंबंध भी तीन प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन या धनात्मक सहसंबंध, निगेटिव कोरिलेशन या नकारात्मक सहसंबंध, और जीरो कोरिलेशन या शून्य सहसंबंध। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों बहनों, अब हम लोग देखेंगे कि धनात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में भी वृद्धि होती है, या एक चर के मान में कमी होने पर दूसरे चर के मान में भी कमी होती है, या दोनों चरों के बीच जो सहसंबंध होता है इस सहसंबंध को हम लोग धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे जो इसकी विशेषता है वह यह विशेषता है कि एक में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि होगी, एक में चर में कमी होने पर दूसरे चर के भी मान में कमी आती है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है जहां एक चर का मान, एक वेरिएबल का मान बढ़ता है तो दूसरे वेरिएबल का मान भी बढ़े, जब एक चर का मान घटे तो दूसरे चर का मान भी घटे। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध होता है उससे हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन या धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है जहां पे 5 छात्र हैं और 5 छात्रों के प्राप्तांक गणित विषय के प्राप्तांक और विज्ञान विषय के प्राप्तांक हैं। उनके आप नंबर्स को देखिए। 10 गणित का जो प्राप्तांक है 10, 20, 30, 40, 50 है, और विज्ञान का जो प्राप्तांक है वो 12, 18, 32 और 43, 48 है। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ यदि हम लोग ध्यान दें तो प्रत्येक विद्यार्थी का जब हम देख रहे हैं कि यदि गणित का प्राप्तांक बढ़ रहा है तो उसी के साथ साथ उसका विज्ञान का भी प्राप्तांक बढ़ता जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम यदि ग्राफ के द्वारा देखा जाए तो यहां आप ध्यान से देखिए कि जो साइंस का स्कोर है और जो मैथमेटिक्स का स्कोर, अर्थात जो गणित का प्राप्तांक और विज्ञान का प्राप्तांक है, जैसे जैसे साइंस के स्कोर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैथमेटिक्स के स्कोर भी बढ़ रहे हैं और दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ रही है। अर्थात साइंस के मान बढ़ते, देखिए इधर साइंस का मान बढ़ रहा है, साइंस का प्राप्तांक बढ़ रहा है, और इधर गणित के प्राप्तांक
बढ़ रहे हैं। जब जैसे जैसे गणित का प्राप्तांक बढ़ रहा है वैसे वैसे विज्ञान का भी प्राप्तांक बढ़ रहा है। तो यह जो सहसंबंध है यह एक प्रकार का धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि यहाँ पर दो चर जो कि यहाँ पे गणित प्राप्तांक और विज्ञान प्राप्तांक है, दोनों प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध है कि जब दोनों का मान बढ़ रहा है, जब एक चर का मान बढ़ रहा है तो दूसरे चर का भी मान बढ़ रहा है, जब एक चर का मान घट रहा है तो दूसरे चर का भी मान घट रहा है। अर्थात जब विज्ञान के प्राप्तांक बढ़ रहे हैं तो गणित के भी बढ़ रहे हैं, और जब गणित के प्राप्तांक कम हो रहे हैं तो विज्ञान के भी प्राप्तांक कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार का सहसंबंध प्रिय विद्यार्थियों धनात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। चलो दोस्तों आगे हम लोग देखें, द सेकेंड वन इज निगेटिव कोरिलेशन या ऋणात्मक सहसंबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जो निगेटिव कोरिलेशन की बात हो रही है, तो निगेटिव कोरिलेशन उस कंडीशन में होता है जब एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर का मान में कमी होती है। अर्थात यहाँ दोस्तों वाइस वर्सा है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। अर्थात एक चर का मान बढ़ेगा तो दूसरे चर का मान कम होगा, जब दूसरे चर का मान बढ़ेगा तो पहले चर का मान कम होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जो ऋणात्मक सहसंबंध होता है, इसमें जब एक चर के मान में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मान में कमी होती है, या जब एक चर के मान में कमी होती है तो दूसरे चर के मान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो दोनों चरों के बीच का सहसंबंध होता है, इससे हम लोग निगेटिव कोरिलेशन या ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों इसका एक उदाहरण देखा जाए तो आपके सामने जो है गणित के प्राप्तांक और हिंदी के प्राप्तांक हैं। यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान दें तो गणित का प्राप्तांक देखिए धीरे धीरे ए से लेकर ई विद्यार्थी के केस में घट रहा है, परंतु इसके जस्ट अपोजिट जो हिंदी का प्राप्तांक है ऊपर से नीचे देखें तो हम लोग बढ़ रहा है। अर्थात जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार है कि गणित का प्राप्तांक नीचे से ऊपर जो है बढ़ रहा है, जबकि हिंदी का प्राप्तांक ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। अर्थात एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। जब इस प्रकार का कोरिलेशन होता है प्रिय विद्यार्थियों तो इसे हम लोग ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसका यदि हम लोग ग्राफ के द्वारा देखा जाए तो ग्राफ में देखिए स्पष्ट है, इस ग्राफ में प्रिय विद्यार्थियों स्पष्ट है कि हिंदी का स्कोर जब बढ़ रहा है, ये देखिए इस तरह से यदि हम लोग देखें कि हिंदी का मान जब अधिक है तो गणित का मान कम है, और जब गणित का मान अधिक है तो हिंदी का मान कम है। तो प्रिय विद्यार्थियों जब गणित का मान बढ़ रहा है तो हिंदी का मान घट रहा है। ये अगर गणित का मान देख लिया जाए इस तरह से, और हम लोग जो है ये हिंदी का मान देख लें ए। अब प्रिय विद्यार्थी इस ग्राफ में देखिए कि जो हिंदी का मान यहाँ पे हाईएस्ट है लेकिन गणित का मान लोवेस्ट है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हिंदी का स्कोर हाईएस्ट है लेकिन गणित का स्कोर लोवेस्ट है। तो प्रिय विद्यार्थियों जब ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान घटता है, या दूसरे चर के मान घटने पर पहले चर का मान बढ़ता है, तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम लोग निगेटिव कोरिलेशन या ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़े हम लोग। डियर फ्रेंड्स, थर्ड वन इज जीरो कोरिलेशन या शून्य सहसंबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों जब एक चर के मान में कमी अथवा वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में कोई क्रमबद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों चरों के बीच कोई सहसंबंध नहीं होता है, और इससे हम लोग शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जब एक चर का मान बढ़े या घटे उसका कोई भी सिस्टमैटिक प्रभाव जो है दूसरे चर के मान पे नहीं होता है। अर्थात एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े या घटे, दूसरे के बढ़ने पे पहला बढ़े या घटे, इस प्रकार का कोई सिस्टमैटिक इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, कोई क्रमबद्ध प्रभाव नहीं दिखाई देता है दोनों चरों के बीच में। तो कहा जा सकता है कि दोनों चरों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी सहसंबंध नहीं है, कोई भी कोरिलेशन नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन होती है जहां कोई कोरिलेशन नहीं होता है दो चरों के बीच, तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम लोग शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ एक उदाहरण है आपके सामने, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे गणित का प्राप्तांक है और इतिहास का प्राप्तांक है। प्रिय विद्यार्थियों जो गणित का प्राप्तांक है आप 5 विद्यार्थियों का देखिए 40, 10, 43, 15, 30, और इतिहास का प्राप्तांक है 20, 32, 15, 40, 25। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है कि गणित के प्राप्तांक के घटने या बढ़ने पे इतिहास के प्राप्तांक में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको यदि हम लोग ग्राफ के द्वारा देखें तो इस ग्राफ में प्रिय विद्यार्थियों देखिए कि यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है, यदि ए छात्र के लिए देखें तो गणित का प्राप्तांक 40 है और हिंदी का प्राप्तांक
20 है तो ए वाला आ गया। दूसरा बी के लिए अगर देखा जाए तो गणित का प्राप्तांक 10 है और हिंदी का प्राप्तांक 32 है, तो प्रिय विद्यार्थियों ए वाली कंडीशन आ गई। फिर जो है सी के लिए देखा जाए तो गणित का प्राप्तांक 43 है और हिंदी का प्राप्तांक 15 है, ए हो गया, ये आपका सी हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब यदि डी देखें हम लोग तो डी में गणित का प्राप्तांक 15 है और हिंदी का प्राप्तांक 40 है, तो ए हो गया दोस्तों, डी ए वाला डी हो गया। और ई देखा जाए तो गणित का प्राप्तांक 30 और इतिहास का प्राप्तांक 25, तो ए है दोस्तों, ई हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रेंड नहीं आ रहा है। यहाँ जो यदि हम लोग ग्राफ बनाए, यदि हम प्रिय विद्यार्थी इस ग्राफ को हम जितने डॉट हैं इसको जोड़ दिया जाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन बन रही है, जो कर्व बन रही है, यह कर्व जो है किसी भी प्रकार का कोई कोरिलेशन नहीं दिखा रहा है दोनों चरों में। तो जहाँ पे दोनों चरों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं हो, उसे हम लोग शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ए हो गया 3 प्रकार का कोरिलेशन। अब उपयुक्त जो तीनों प्रकार के कोरिलेशन या सहसंबंध थे क्वांटिटेटिव कोरिलेशन के, इसके आधार पर कुछ बिंदु आ रहे हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। वो क्या है कि पहला जो धनात्मक सहसंबंध होता है, इसमें लगभग एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में निचली बायां ओर से प्रारंभ होकर ऊपर दाईं ओर की तरफ प्रवृत्ति ट्रेंड होती है। प्रिय विद्यार्थियों कहा जा रहा है जो धनात्मक सहसंबंध होता है इसमें एक सीधी रेखा होती है जो बाईं तरफ से इधर से होकर के दाएं तरफ के ऊपर इस तरह से जाती है, अर्थात बाएं से होकर के दाईं तरफ ट्रेंड करती है। जबकि प्रिय विद्यार्थियों जो ऋणात्मक सहसंबंध होता है इसमें लगभग एक सीधी रेखा होती है जो ऊपर के बाईं ओर से प्रारंभ होकर नीचे की तरफ जाती है, इस तरह से होती है। विद्यार्थियों की ऋणात्मक सहसंबंध में लगभग एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में ऊपरी बाईं ओर से प्रारंभ की निचले दाईं ओर प्रवृत्ति होती है। जबकि जो शून्य संबंध होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें व्यक्ति जो है संपूर्ण क्षेत्र में बिखरा रहता है, उसमें कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं, मतलब इस तरह से कुछ आता है, इसकी कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ग्राफ देख करके हम पहचान लेंगे कि धनात्मक सहसंबंध है, ऋणात्मक सहसंबंध है या शून्य सहसंबंध है। ये 3 कंडीशन है धनात्मक की, ये है ऋणात्मक की और ये है शून्य सहसंबंध की। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से इस चीज को आप नोट रखिए, इस चीज पे ध्यान रखिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्राफ देख के कैसे हम पहचान लेंगे कौन सा सहसंबंध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब जो है एक तीसरे भी प्रकार का सहसंबंध होता है जिसको हम लोग कहते हैं शाब्दिक व्याख्या के आधार पर सहसंबंध के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों यह जो सहसंबंध का प्रकार है, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है, ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है उसके आधार पर सहसंबंध के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों देखिए ध्यान से, तो सहसंबंध गुणांक और सहसंबंध की शाब्दिक व्याख्या यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों यदि हम देखेंगे तो यदि सहसंबंध गुणांक का मान +1 होता है, +1.00, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण धनात्मक सहसंबंध और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या पूर्ण धनात्मक सहसंबंध तब होता है जब कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक का मान +1.00 आए। प्रिय विद्यार्थी यदि उससे कम मान हो, +9.0 से +1.0 के बीच में मान होता है, तो इसको हम लोग अत्यंत उच्च धनात्मक सहसंबंध या वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो आगे यदि हम लोग देखें तो यदि सहसंबंध का गुणांक का मान +0.70 से लेकर के +0.90 के बीच में हो, तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम लोग उच्च धनात्मक सहसंबंध या हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसी प्रकार से यह सहसंबंध गुणांक का मान 0.40 से लेकर के 0.70 के बीच हो, तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम लोग सामान्य धनात्मक सहसंबंध या परिमित धनात्मक सहसंबंध दैट इज मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। आगे चलिए विद्यार्थियों, अगला है कि यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0.20 से लेकर के 0.40 के बीच के हो, तो इस प्रकार का जो सहसंबंध होता है इसे हम लोग निम्न धनात्मक सहसंबंध या लो पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0.00 से लेकर के 0.20 के बीच हो, तो इसे हम लोग प्रिय विद्यार्थियों कहते हैं अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध या वेरी लो पॉजिटिव कोरिलेशन। और प्रिय विद्यार्थियों यदि जो है
सहसंबंध गुणांक का मान जो है शून्य आता है, 0 0 होता है, तो इसे हम लोग शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी के सभी जो सहसंबंध है सभी धनात्मक सहसंबंध है। अगर +1 है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, +90 से 10 के बीच में है तो अत्यंत उच्च धनात्मक सहसंबंध, +70 से +9.0 के बीच में है तो उच्च धनात्मक सहसंबंध या हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, +0.40 से 0.70 के बीच में है तो परिमित या मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, +0.20 से +0.40 के बीच में तो निम्न धनात्मक सहसंबंध या लो पॉजिटिव कोरिलेशन, और +00 से लेकर के +2.0 के बीच में है तो अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध या वेरी लो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो और विद्यार्थियों यदि 0 0 है तो शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन होता है। इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों आगे हम लोग देखेंगे कि जब कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान सहसंबंध गुणांक का मान माइनस में आता है तब क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जब 0.00 से लेकर 0.00 से लेकर -2.0 के बीच में सहसंबंध गुणांक का मान होता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे अत्यंत निम्न ऋणात्मक सहसंबंध या वेरी लो नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों जब जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान सहसंबंध गुणांक का मान 0.20 से लेकर के 0.40 के बीच होता है तो हम कहते हैं निम्न ऋणात्मक सहसंबंध या लो नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह जब 0.40 से लेकर के -0.40 से लेकर के -0.70 के बीच में कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं परिमित या सामान्य ऋणात्मक सहसंबंध और मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। प्रिय विद्यार्थियों इसी तरह यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक का मान -0.70 से -0.90 के बीच होता है तो हम लोग कहते हैं कि उच्च ऋणात्मक सहसंबंध या हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह यदि -0.90 से लेकर के -1.00 के बीच में सहसंबंध गुणांक का मान होता है तो वहां पे हम कहेंगे कि देयर इज वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन या अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध है। और प्रिय विद्यार्थियों यदि इसका मान -1.00 हो तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक का मान 0 है तो वहाँ पे जीरो कोरिलेशन या शून्य सहसंबंध गुणांक। यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 से लेकर के -2.0 के बीच में है तो वेरी लो नेगेटिव कोरिलेशन या अत्यंत निम्न ऋणात्मक सहसंबंध। यदि गुणांक का मान -0.20 से लेकर के -0.40 के बीच में है तो लो नेगेटिव कोरिलेशन या निगेटिव ऋणात्मक सहसंबंध। यदि गुणांक का मान -0.40 से लेकर के 0.70 के बीच में है तो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन या परिमित सामान्य ऋणात्मक सहसंबंध। यदि 0.70 से लेकर 0.90 के बीच -0.70 से लेकर के -0.90 के बीच में है तो हाई नेगेटिव कोरिलेशन या उच्च ऋणात्मक सहसंबंध। और यदि -0.90 से लेकर के -1.00 के बीच में सहसंबंध गुणांक का मान आता है तो अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध या वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। और प्रिय विद्यार्थियों अंत में यदि -1.00 सहसंबंध गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन या पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो रही कंडीशन ये हम शाब्दिक व्याख्या के आधार पर जो सहसंबंध के प्रकार जो होते हैं वो धनात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध के प्रकार होते हैं। धनात्मक में भी सहसंबंध जो गुणांक का मान होता है उसके आधार पर उसको हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। और उसी तरह से ऋणात्मक सहसंबंध जो ऋणात्मक कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान होता है, सहसंबंध गुणांक का मान होता है, उसके आधार पर भी हम सहसंबंध को 6 भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों शाब्दिक व्याख्या के आधार पर जो सहसंबंध है इसको हम लोग 13 भागों में बांट सकते हैं। 6 धनात्मक भाग, 6 जो प्रकार है सहसंबंध के वो धनात्मक प्रकार हैं, एक जो है शून्य सहसंबंध का प्रकार है और 6 ऋणात्मक सहसंबंध के प्रकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों शाब्दिक व्याख्या के आधार पर कुल 13 प्रकार के सहसंबंध होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने सहसंबंध के प्रकार या टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों आज
आज की जो कक्षा रही, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने देखा कि कोरिलेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कोरिलेशन को हम लोग दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, क्वालिटेटिव कोरिलेशन और क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। जहां पर क्वालिटेटिव कोरिलेशन को हम लोगों ने दो प्रकारों में बांटा, लीनियर कोरिलेशन और कर्वीलिनियर कोरिलेशन। उसी तरह से क्वांटिटेटिव कोरिलेशन को भी हम लोगों ने तीन भागों में बांटा, तीन प्रकारों में बांटा, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। और अंत में प्रिय विद्यार्थियों, सहसंबंध गुणांक के मान के आधार पर हम लोग शाब्दिक रूप से जो है उसको सहसंबंध को जो है हम लोग विभाजित किए, सहसंबंध के प्रकार बताए, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि धनात्मक मान के आधार पर 6 प्रकार के सहसंबंध होते हैं। उसी तरह ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक के मान पर जो है 6 प्रकार के सहसंबंध होते हैं। और एक जब जहां पे जीरो होता है सहसंबंध गुणांक का मान, तो ओ होता है। तो कुल मिलाकर के शाब्दिक व्याख्या के आधार पर 13 प्रकार के सहसंबंध होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, या कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप अपनी समस्या, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के रूप में लिख दीजिए। कमेंट के रूप में आप हमको जो है अपने सुझाव दीजिए, आपके सुझावों पर विचार किया जाएगा, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Heartily thanks to all of you.